खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच शिवराज सिंह हुकूमत ने आयुष्मान भारत योजना के कार्ड होल्डरों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक्किदा कोरोना जायजा मीटिंग में वजीर आला ने रियासत के तमाम कलेक्टरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड होल्डरों को प्राइवेट अस्पतालों में जहां मुफ्त इलाज मुमकिन बनाने का हुक्म जारी किया है, तो वहीं उन्होंने जिन मुस्तहक लोगों के कार्ड नहीं बन सके हैं उनके कार्ड जल्द से जल्द बनाकर योजना में शामिल करने की भी हिदायत दी है। योजना के तहत रियासत के 579 अस्पतालों में कमजोर तबके के लोगों को कोरोना का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। योजना से मध्य प्रदेश के 96 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश में निःशुल्क चिकित्सा कोरोना पीड़ितों के लिए प्रारंभ की गई, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर है। आयुष्मान योजना के तहत सभी के सहयोग से यह सभी गरीबों का, आम आदमी का इलाज होगा। लगभग 90% लोग इस योजना में, आयुष्मान योजना में फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का भी कार्ड है और घर में 19 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो सभी पात्र होंगे इसके लिए कि वो इलाज करा सकें। और इसमें अकेले इलाज का नहीं है, इस पैकेज में हमने 40% तक की वृद्धि की है। इस योजना के अंदर अगर आपके पास में रूम का है वो निःशुल्क रहेगा, नर्सिंग का चार्ज निःशुल्क रहेगा, भोजन निःशुल्क रहेगा, जांचें निःशुल्क रहेंगी, विशेषज्ञ परामर्श निःशुल्क रहेगा, पैरामेडिकल निःशुल्क रहेगा। इसमें सारी की सारी जांच और बाकी की चीजें निःशुल्क करके एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने आज लिया है, जो मील का। इसी मौजू पे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, बताइएगा, हुकूमत ने फैसला तो बड़ा ले लिया है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में इस पर अमल किया जाएगा? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के हालात भोपाल में देखे जा रहे हैं या फिर पूरे मध्य प्रदेश रियासत में देखे जा रहे हैं, क्या लगता है कि जमीनी हकीकत पे इस पर अमलावरी हो पाएगी? यहाँ पे साहब हम इसकी बात करें तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है, और एक ऐसे वक्त में जब कोरोना के कहर में कालाबाजारी हो रही है और अस्पतालों में बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं, ऐसे में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े वो लोग जिनके पास कार्ड है उनको जो है इससे जोड़कर रियासत के उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जिससे जुड़े हुए हैं 579 अस्पतालों में इसका फ़ायदा वो लोग ले सकेंगे। हुकूमत ने ऐलान किया, और इसके साथ साथ ये जो है जो काबीना वजीर हैं और फिर कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो इस पर अमल दरामद करें। अगर कहीं से भी किसी की तरह की शिकायत होती है तो वजीर आला ने उसको सख्त तंबीह के अंदाज में कहा है कि उनकी खैर नहीं होगी। उन्हें किसी भी तरीके से वो लोग जो निचले तबके के लोग हैं, जो पसमानदा तबका के लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, उनको मुफ्त इलाज कोरोना के कहर में मिलेगा। और इसके लिए हुकूमत ने जो है कोशिशें अपनी शुरू कर दी है, और ये कहा गया कि 2 दिन के अंदर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए। अगर हुकूमत ने जिस तरह से ऐलान किया, और यकीनी तौर पर जो है एक बड़ा कदम है, और इसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है, क्योंकि कोरोना के कहर में जहाँ पे मुतवस्सित तबके को छोड़िए, निचले तबके को, बड़े जो लोग थे उनकी भी आमदनी और दूसरे वसाइल जो है महदूद हो गए हैं। ऐसे में अगर लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, उनकी मुफ्त जांच होगी, अस्पतालों में खाना मिलेगा, तो एक बड़ा कदम है। मेहताब आलम, जिस तरीके से कहा गया कि जो लोग कार्ड होल्डर्स में जिनका नाम नहीं है वो लोग अपने कार्ड बनवा सकते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? इस हवाले से कोई हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है या कुछ बताया है? देखिए भाई, जो मीटिंग हुई है वज़ीर आला की सदारत में, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी फ़र्द का कार्ड नहीं बन पाया और वो मुस्तहक है तो उसका कार्ड बनाने की जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको जो है तयन करेंगे और जल्द से जल्द उसको बनाएंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर घर में किसी एक फ़र्द के पास भी कार्ड है तो उस ख़ानदान के तमाम लोगों का, चाहे वो 15 लोग हों या 19 लोग हों, 20 लोग हों, उन सब का इलाज उसी कार्ड के जरिए किया जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है, वो इसको यकीनी बनाए जिसके जो मुस्तहक उनका कार्ड बनाया जाए, और जिनके कार्ड बन गए हैं और वो अगर ज़रूरतमंद है, कोरोना के उनके घर में भी कोई बीमारी है, तो उनकी तमाम तरह की तिब्बी जांच, उनका इलाज, सब कुछ जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त किए जाने का ये फैसला किया गया है। अब ज़मीनी सतह पर इसके हक़ाइक़ क्या होते हैं ये तो जो है 2-4 दिन के बाद पता चल पाएगा कि अस्पतालों में इसको लेकर किस तरह का इलाज हो रहा है, अस्पताल ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
मेहताब आलम, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इलाज को लेकर और अस्पतालों में भीड़ है और कालाबाजारी चल रही है, इंजेक्शंस महंगे मिल रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो ऐसे में क्या प्राइवेट अस्पताल इन जो ये अहकाम जारी किए हैं इन पर अमल करेगा या फिर इसको लेकर भी कालाबाजारी देखने में सामने आएगी? देखिए, आयुष्मान भारत योजना का जो मामला है, हुकूमत ने, वज़ीर आला ने साफ तौर पे कहा है कि इसका जो पैकेज है, हम जानते हैं कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पे कहा है। और मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, यानी कि जो है हुकूमत ने इसके लिए एक बड़ा पैकेज बनाया होगा। हुकूमत ने पैकेज का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ऐलान तो ये कर दिया कि तमाम तरह की तिब्बी जाँच, उन तमाम तरह के इलाज जो है इसमें जो जिनके पास आयुष्मान होल्डर कार्ड है उनका मुफ्त में होगा। यकीनी तौर पर हुकूमत ने इसका एक खाका तैयार किया होगा कि उसका पैकेज क्या होगा, अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों को क्या दिया जाएगा। और फिर सवाल वही है कि उसमें क्या आयुष्मान होल्डर कार्ड रखने वाले गरीब तबके के ही इलाज हो, उसमें कोई दूसरे कार्ड लोगों को जो है उसके जरिए अमीर लोग अपना इलाज करवाते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिली थी, या इसकी भी कालाबाजारी होगी? उस कालाबाजारी को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि हुकूमत खुद ये मानती है, 3 रोज पहले न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, हुकूमत ने खुद माना कि अस्पतालों में बिलों को लेकर कालाबाजारी हो रही है। और राजधानी भोपाल में इसको लेकर जो है जब जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जो है कई जगह पे दबिश दी, तो कई जगह जहां पर कोरोना कहर में एक हफ्ते के बिल 12-12 लाख से ज्यादा दिए गए थे, वहां पर कार्रवाई की, कई अस्पतालों के लाइसेंस भी जो है मनसूख किए गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सख्त एक्शन ले रही है ताकि वो लोग जो जरूरतमंद है कोरोना की वबाई बीमारी में उनको मुनासिब इलाज मिल सके और वबाई बीमारी का खात्मा भी हो सके। मेहताब आलम, इस योजना के तहत हुकूमत ने 579 अस्पतालों को कमजोर तबके के लोगों का कोरोना का मुफ्त इलाज के लिए दिया है, तो कि इन अस्पतालों की तादाद कहां पर किस किस तरीके से है, कहां पर ज्यादा अस्पताल चुने गए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, हुकूमत ने अभी एक फिगर जारी किया है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ये अस्पताल जो इससे रजिस्टर्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत उनकी तादाद 579 बताई है। अब इसमें राजधानी भोपाल में कितने हैं, इंदौर में कितने हैं, ग्वालियर में कितने हैं, जबलपुर में कितने, दूसरे जिलों में, लेकिन ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के अस्पतालों की निशानदेही की गई है जहाँ पर गरीब तबके के लोग आयुष्मान भारत योजना कार्ड के होल्डर जो है वहाँ पर जाकर इलाज करा सकेंगे। न सिर्फ इलाज बल्कि उनकी तमाम तरह की जाँच भी इसी कार्ड के जरिए होगी और वो भी मुफ्त में होगी। चलिए, तो इस योजना के तहत कहा गया है कि 96 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। इसमें देखना होगा कि अगले 2 दिन बाद इस जो अहकामात हैं इन पर किस तरीके से अमल किया जाता है। मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर से हिंदुस्तान को मिली मदद और तिब्बी साजो सामान को लेडी हार्डिंग अस्पताल में खवातीन अमले के सुपुर्द किया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से दुनिया भर से आए साजो सामान का इस्तेमाल और दीगर जिम्मेदारियां खवातीन तिब्बी अमले के सुपुर्द किए गए हैं। रूस, अमरीका, इंग्लैंड, अबुधाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, आयरलैंड और रोमानिया से तिब्बी साजो सामान दिल्ली पहुंचा है और अभी दीगर ममालिक से मदद आ रही है। जिन देशों के इक्विपमेंट हमारे पास पहुंचे हैं वो हैं रशिया, यूनाइटेड किंगडम, आबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम अगेन, आयरलैंड, रोमानिया। और भी देशों के इक्विपमेंट जो हैं मैंने और अस्पतालों में दिल्ली में और भी जगह पूरे देश में पहुंचे हैं। और मुझे पता चला है कि कुछ जगह सिंगापुर से, थाईलैंड से और कई जगह से इक्विपमेंट आया है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि कोविड का सर्ज जब हुआ तो हमने सोचा नहीं था पेशेंट्स इतने सिक आएंगे इस बार के पेशेंट्स को वेंटिलेटरी या बाईपैप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत दिनों के लिए रह रही है। तो पहले ऐसा होता था कि पेशेंट सारे ठीक हो गए, वो मशीनें किसी और में यूज़ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो पेशेंट सिक हो रहे हैं उनको अब हम दे पा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर्स दे पा रहे हैं। जब बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमें लिए बहुत उपयोग हुए हैं उनका। और ये वाले जो रशिया से आए हैं वो तो इतने हाई ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उससे वेंटिलेटर भी हम चला पा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसमें अगर हम देखें तो ये कंसंट्रेटर्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। जितनी भी एड आई है, वेंटिलेटर है, जैसे कि हमने कहा कि पहले मरीज़ हमारे 5 से 7 दिन में बाहर हो जाते थे,
उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या बाईपैप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब उनको 14 दिन 15 दिन बाईपैप की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें जैसे जैसे नए मरीज़ आ रहे हैं, तो जो वेंटिलेटर्स आए हैं, कंसनट्रेटर्स आए हैं, जो भी हमारे पास मदद आई है, मॉनिटर्स आए हैं, जैसे इस बार गंभीरता ज़्यादा है डिज़ीज़ की, तो इस सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं और हम इलाज ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये जो यूएसए से और रोमानिया से भी सिलेंडर आए हैं, ये भी खाली हैं और हमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस होता है इनको भरवाने का, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको भरना पड़ेगा। फिर हम इनको जब यूज़ में लाएंगे तो ये हमें बहुत बड़े संकट से बचा सकता है। अक्सर आजकल ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है कि लिक्विड ऑक्सीजन कभी कभी टाइम से नहीं आ पाता है, तब हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खाली आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन थी और किसी तरह हमने दौड़ धूप करके SOS ऑक्सीजन मंगवाया, तो उस समय में ये सिलेंडर हमारे बहुत काम आएंगे। इनको हम अपने मैनीफोल्ड में लगा सकते हैं, हम पेशेंट्स के बगल में लगा सकते हैं जो हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में हैं, और हम पेशेंट को ऑक्सीजन के ना होने के खतरे से बचा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सेवा भारती महानगर गाजियाबाद ने नेहरू नगर इलाके में सरस्वती मंदिर में कोरोना मरीजों के लिए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन अस्पताल कायम किया है, जहां पर मरीजों को अस्पताल में दाखिले तक रहने की सहूलत फराहम की गई है। इस आरजी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट, नर्सिंग सपोर्ट, दवाइयां और खाने पीने की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। साथ ही घर घर कोविड का काढ़ा और मास्क भी तकसीम किए गए हैं। सेंटर की स्थापना की गई है RSS सेवा भारती के द्वारा, और इसमें अपने जो कोविड से पीड़ित परिवार हैं और पीड़ित सदस्य हैं, उनकी सेवा का हम लोगों ने संकल्प लिया है। प्राथमिक उपचार केंद्र के नाम पर इसको हम चला रहे हैं और यहाँ पर 3 डॉक्टर फुल टाइम और 6 नर्सों का स्टाफ, ट्रेंड नर्सों का स्टाफ रहेगा। ये हमारा टोटल जो सेटअप है वो 50 बेड का सेटअप है, जिसमें से सभी के ऊपर हमारी ऑक्सीजन अवेलेबल है कंसंट्रेटर द्वारा या ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा। जैसे भी मरीज को जरूरत होगी उसके हिसाब से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर प्रत्यूष, डॉक्टर दीपक चाहर और डॉक्टर गौरव सरोही, इन तीनों के दिशा निर्देशन में हमारा ये सेंटर चल रहा है और बाकी 6 ट्रेंड नर्सें हैं। और इसके अलावा हमारे लगभग 20 कार्यकर्ता जो संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक बंधु हैं, वो सब मिलके इस सेंटर की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, जिसमें भोजनालय, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस सारी व्यवस्था है। जैसा इस सेंटर के बारे में बताया, ऐसे ही अपने गाजियाबाद के अंदर 4 स्थानों पर और सेंटर चल रहे हैं। साहिबाबाद राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में, वसुंधरा पूर्व में भी चल रहा है और ऐसे ही अपना चौधरी भवन में भी चल रहा है। आगे 3 सेंटर बनाने की योजना और बनी है। अनुमान है अगले 3 दिन के अंदर ऐसा पूरे गाजियाबाद विभाग के अंदर 10 आइसोलेशन सेंटर बनेंगे। कोरोना के इस दौर में जहां इंसानियत की कई शानदार मिसालें देखने को मिली हैं, तो कहीं अब भी कुछ लोग महज अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं। मुल्क भर में ये शिकायत देखी जा रही है कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। लुधियाना में भी ऐसा ही एक मामला पेश आया, जहां एक एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 350 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए किराया वसूल किया। लुधियाना से दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीज को लाने के लिए 1,20,000 रुपए किराया वसूल किया गया। हालांकि मनमाना किराया वसूल करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एम्बुलेंसेस को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ क्यों उस टाइम वो मान ही नहीं रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, तो मैंने कहा ठीक है, आई अग्रीड कि मैं पे कर दूंगी, आप बस जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस ले आओ। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वैक्सीनेशन मराकज पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं दिल्ली के BL कपूर अस्पताल के बाहर भी वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी कतार देखी गई। लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी जोशो खरोश देखा गया। BL कपूर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद कोविशील्ड की फर्स्ट डोज मुझे लग गई है। अब सेकंड डोज के लिए 6 वीक्स के बाद बुलाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रिकॉशन देने के लिए बोला डॉक्टर्स ने या कोई इमरजेंसी? प्रिकॉशन सर ये है कि मास्क अभी पहनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड लग गई तो आप वैक्सीन के बाद आप इम्यून हो गए हो। दे आर सेइंग कि आप प्रॉपर जो प्रिकॉशन ले रहे थे, हैंड सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो एंड मास्क डबल वेयर करो, बिकॉज जो सेकंड वेरिएंट निकला है ये काफ़ी इन्फेक्टिव है। 15 टाइम्स ज़्यादा की स्पीड है इन्फेक्ट करने की पीपल्स को। स्टिल दे आर सेइंग आप घर पे रहें, सेफ रहें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहन के निकले। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के RML अस्पताल का आज दौरा किया और वहां ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। आज जो 200 बेड्स हम स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कराई हैं, ये सब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि एक रिकॉर्ड टाइम में, पिछली बार भी जब मैंने लेडी हार्डिंग में आपके साथ मुलाकात की थी तो मैंने जिक्र किया था कि सभी अस्पतालों में और देश भर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के जनरेशन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कर रही है। तो यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो PSA प्लांट है, ये DRDO की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मैट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका 1/4 जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। कोरोना की वजह से इस साल भी जामा मस्जिद में जुम्मतुल विदा का एहतमाम नहीं किया गया। कोरोना वायरस के सबब जुम्मतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद के दरवाजे बंद रखे गए। जामा मस्जिद के अतराफ सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने घरों में ही जुमे की नमाज पढ़ने को तरजीह दी। इससे कबल सरकर्दा उलमाए कराम आमतुल्लाह मुस्लिमीन से घरों पर ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी, जबकि जामा मस्जिद के बाहर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के साथ क्या कम्युनल वायरस को भी फैलाने की कोशिश हो रही है? बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के MLC नसीर अहमद ने कहा है कि अस्पतालों में बेड ब्लॉक करने के घपले की आड़ में तेजस्वी सूर्या ने एक ही तबके को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, जबकि हकीकत कुछ और बयान कर रही है। देखिए नसीर अहमद से हमारे नुमाइंदे की खास बातचीत। रियासत कर्नाटक में एक जानिब अस्पतालों में बेड ब्लॉक करने का घोटाला मंजर आम पर आया है, तो दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स, फिरकावाराना सियासत खेली जा रही है। बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या का बयान काफी तनाजे का सबब बना हुआ है, कहीं न कहीं एक तबके को निशाना बनाता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकने काउंसिल नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब, जो हालात सामने आ रहे हैं किस तरह आप देख रहे हैं?
ये बिल्कुल एक साजिश है। तकरीबन पेंडेमिक शुरू होकर बेंगलुरु के अंदर हर दिन 20 से 25 हजार केसेस आ रहे हैं और इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग एक एक बेड के लिए 20-25 हॉस्पिटल घूम रहे हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं। उनके पास ड्रग सप्लाई नहीं है, वेंटिलेटर का सप्लाई नहीं है। तो मतलब लोगों को अटेंशन डायरेक्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तवज्जो हटाने के लिए ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि सबको पता है कि बीबीएमपी में आउटसोर्सिंग जो हुई है 205 लोगों की आउटसोर्सिंग हुई है, उसमें 17 लोग माइनॉरिटीज के हैं। तुम 17 लोगों के नामा निकालकर तुम मीडिया के सामने बोलते हो कि 17 लोग वार रूम चला रहे हैं, तो वार रूम की जिम्मेदारी किसके पास है? वार रूम की जिम्मेदारी बीबीएमपी कमिश्नर के पास है। तो बीबीएमपी कमिश्नर जानता है कि भाई कौन सी वार रूम में कौन इंचार्ज है, किधर इंचार्ज है, कितना स्टाफ है, क्या है, वो सब बीबीएमपी कमिश्नर को मालूम है। हु इज आई मीन सूर्या टू गो एंड चेक देयर इफ देयर इज एनी इश्यूज। अगर कोई इश्यूज है तो वो ही कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो हेल्थ मिनिस्टर की नोटिस में लाना चाहिए था या चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाना चाहिए था। ये थे कांग्रेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वजीर आजम को खत लिखा है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि बंगाल को फौरी तौर पर 550 मैट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम की जाए। तो जिस तरीके से कोरोना कहर के दौरान मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, लोगों को ऑक्सीजन के हवाले से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी जिम्मे में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर बंगाल को फौरी तौर पर 550 मैट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम करने की अपील की है। उन्होंने खत में मोदी को लिखा है कि वो बंगाल को फौरी तौर पर 550 मैट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।